Very good morning to one and all again. In last class, we were talking about first order ordinary differential equation with higher degree. First order ordinary differential equation with higher degree. And we discussed that there are four methods for solving these type of equations. Number one, solvable for p is dy by dx. Number two, solvable for y. Number three, solvable for x. And number four, solvable claroform. I think solvable for p method we had already discussed in the last class. कोई मुझे बताएगा कि solvable for y वाला मेथड हो गया था क्या? नहीं पी हुआ था, पी के दो एग्जांपल थे सर ओनली पी हुआ था. Okay. Fine. So today we will be discussing the second method, solvable for y. Okay. So just a second, I am presenting my screen. I think you can see the slide. Yes sir. Okay. Yes sir. Thank you. Okay. So the second method for solving these type of equations is equation solvable for p. मैंने आपको बताया था ये तो एल्गोरिदम है जर्नलाइज फॉर्म में कि कैसे सॉल्व करना है. मैं आपको वैसे समझा देता हूँ. मैंने समझाया भी था थोड़ा सा कि कैसे पता करेंगे सबसे पहले कि इक्वेशन इस मेथड से सॉल्व होगी या सॉल्वेबल फॉर p है और सॉल्वेबल फॉर y है. कोई मुझे बताएगा कि कैसे पता चलेगा? लास्ट टाइम मैंने बताया था. ओके. देखिए, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें y अगर 1 डिग्री का हो तो आप इस मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं. इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x, थर्ड मेथड जो है, इससे नेक्स्ट वाला मेथड जो है उसे हम कब अप्लाई करेंगे? जब डिफरेंशियल इक्वेशन में x 1 डिग्री का हो. इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y में y 1 डिग्री का होना चाहिए. इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x में x 1 डिग्री का होना चाहिए. ठीक है, तो ही हम सॉल्व कर पाएंगे. तो मैं क्वेश्चन पे आता हूं. सॉल्व y इज इक्वल टू 2px माइनस पी स्क्वायर. देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये फर्स्ट मेथड से क्यों नहीं हो सकता. फर्स्ट मेथड मतलब इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p से क्यों नहीं हो सकता? कोई बताएगा जिसने अच्छी तरह मेरी क्लास अटेंड की है? Why this question cannot be solved by using first method? Can anybody please tell me? कोई बताएगा कि ये फर्स्ट मेथड से क्यों नहीं होगा? इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p वाले मेथड से क्यों नहीं होगा? एनीबडी? चलिए ठीक है, मैं बताता हूं. देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर p में 2 डिग्री की इक्वेशन है तो उसके 2 फैक्टर बनने चाहिए p के रेस्पेक्ट में. p में अगर 3 डिग्री की इक्वेशन है तो p के रेस्पेक्ट में 3 फैक्टर बनने चाहिए. p की अगर 4 डिग्री की इक्वेशन है तो p के रेस्पेक्ट में 4 फैक्टर बनने चाहिए अगर आप फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं. तो अगर 2 फैक्टर बनाने हैं तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में नंबर ऑफ टर्म्स 4 होने चाहिए. अगर 3 फैक्टर बनाने हैं तो गिवन इक्वेशन में नंबर ऑफ फैक्टर्स 6 होने चाहिए. और अगर 4 फैक्टर बनाने हैं, 4 फैक्टर बनाने हैं तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में नंबर ऑफ फैक्टर्स 8 होने चाहिए. तब जाके फर्स्ट मेथड अप्लाई होगा. ये एक हिंट है. जैसे यहां पे आप देखिए p 2 डिग्री में है
तो p के रेस्पेक्ट में दो फैक्टर बनाने के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स 4 चाहिए, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, y 2px एंड p स्क्वायर। तो इसलिए हम यहाँ पे फर्स्ट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते और p के रेस्पेक्ट में फैक्टर्स क्रिएट नहीं कर सकते। इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्वेबल फॉर p यानी फर्स्ट मेथड से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब सेकंड मेथड पे आते हैं। सेकंड मेथड होता है सॉल्वेबल फॉर y। मैंने आपको बताया कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y वाले मेथड से तभी होगी जब y 1 डिग्री में हो। यस, y 1 डिग्री में है। और कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड मेथड सॉल्वेबल फॉर x से तभी सॉल्व होगी जब x 1 डिग्री में हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे x भी 1 डिग्री में है। तो इस इक्वेशन को आप सेकेंड मेथड और थर्ड मेथड किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज x is of 1 डिग्री एंड y is of 1 डिग्री एज वेल। ठीक है, तो हम सेकेंड मेथड अप्लाई करते हैं। सेकेंड मेथड में सबसे पहले क्या करना होता है कि y की वैल्यू आपको xp की फॉर्म में लिखनी होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी y की वैल्यू xp की फॉर्म में है, y is equal to 2px minus p स्क्वायर। अब आप दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएशन होगा dy by dx। dy by dx को हम लिखते हैं p। ओके, फिर राइट साइड में डिफरेंशिएशन कीजिए 2px। तो 2p एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2x एज इट इज और p का डिफरेंशिएशन dp by dx और p स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2p dp by dx। दोनों तरफ आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है और लेफ्ट साइड में जो dy by dx बना उसकी जगह p रख देना है। अब आपको क्या करना है, ये p और ये 2p या जो p की जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है उनको साथ में ले लेना है। तो 2p माइनस p तो p हो गया, और dp by dx के जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनको एक्यूमुलेट कर लेना है। ध्यान रखना, dp by dx के जितने भी टर्म्स हैं उनको एक जगह करना है, उनको एक्यूमुलेट करना है और dp by dx कॉमन लेना है। तो देखिए 2p माइनस p तो p हो गया और यहां से dp by dx कॉमन आ गया, ये dp by dx कॉमन आ गया और ये बच गया, इज इक्वल टू 0। अब आपका फर्स्ट टारगेट है कि अगर dp by dx के अलावा कोई फैक्टर बन जाए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बन रहा है तो आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप देखेंगे ध्यान से, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ये देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप मॉडिफाई करेंगे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, dx अपॉन dp प्लस 2p इंटू एक्स इज इक्वल टू 2। इसे सॉल्व कीजिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सबको सॉल्व करने आती है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट किया और इसे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में आपको सोल्यूशन मिला x इज इक्वल टू 2/3p प्लस c इंटू पी रेस टू द पावर माइनस 2 या c अपॉन पी स्क्वायर। ये आपको सोल्यूशन मिल गया, सॉल्व हो गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन में कोई भी डेरिवेटिव टर्म नहीं आता है। मतलब ये है कि ये सोल्यूशन आपका फाइनल जनरल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे p है, मतलब p का मतलब dy by dx है, डेरिवेटिव टर्म है। जनरल सॉल्यूशन में कभी भी डेरिवेटिव टर्म नहीं आता है, तो यहां से p को एलिमिनेट करना जरूरी है। तो p को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशन आया है वो, और जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन दोनों को आप ऑपरेट करके कैसे भी करके p एलिमिनेट करेंगे। देखिए, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2px माइनस पी स्क्वायर। मैं वहां लिख देता हूं और फिर हम कोशिश करते हैं p को एलिमिनेट करने की। यह आपका सोल्यूशन है और आपकी मेन इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2px माइनस पी स्क्वायर। यह आपकी मेन इक्वेशन।
y इज इक्वल टू 2px माइनस पी स्क्वायर। तो आप ये जो सोल्यूशन आया वो और ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, इन दोनों की हेल्प से आप p को एलिमिनेट कीजिए। तो देखिए आप p को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन से p का वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें रखना पॉसिबल नहीं है, और यहां से p या p स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्टली आ जाए और वो उसको यहां रख दें, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि हमें, हमारा टारगेट ये है कि ये जो जनरल सोल्यूशन आएगा इसमें से हमें p एलिमिनेट करना है, और किसकी हेल्प से करना है, हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से करना है, लेकिन यहां पे एलिमिनेट नहीं हो रहा है। तो जब ऐसा केस आ जाए कि p एलिमिनेट नहीं हो रहा हो, उस केस में हम देखिए सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। x जो है वो ऑलरेडी कांस्टेंट और p की फॉर्म में आ चुका है, यानी x c और p की फॉर्म में आ चुका है। x ऑलरेडी फंक्शन ऑफ c एंड p, c और p की फॉर्म में आ चुका है। अब आप कैसे भी करके y को भी c और p की फॉर्म में लेके आइए। तो ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2px माइनस पी स्क्वायर, इसमें आप x का वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां से x का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। तो जो y का वैल्यू आएगा वो भी c और p की फॉर्म में आ जाएगा। y का वैल्यू भी c और p की फॉर्म में आ जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x in terms of c and p, and this is the value of y in terms of c and p. इन दोनों को कंबाइन करके आप बोलेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, वेयर p is treated as parameter. p is treated as parameter. जैसे आपकी पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है ना, x is equal to f of t, y is equal to g of t, where t is a parameter, वैसे यहाँ पे x is equal to a function of c and p, y is equal to another function of c and p, and the combined equation is a required general solution where p is a parameter. This is your answer. I repeat the mechanism again. देखिए, सबसे पहले जो गिवन क्वेश्चन होगा उसको अगर सेकंड मेथड y सॉल्वेबल फॉर y से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इक्वेशन से y का वैल्यू p और x की फॉर्म में लिखिए, फिर दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट करने के बाद में जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कीजिए और dp बाई dx वाले टर्म्स को एक्यूमुलेट कीजिए। dp बाई dx वाले टर्म्स को एक्यूमुलेट करने के बाद में dp बाई dx कॉमन लीजिए, और अगर कोई दूसरा फैक्टर बन रहा है तो क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, नहीं बन रहा है तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है उसे सॉल्व कीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में कोई ना कोई जनरल सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। जनरल सॉल्यूशन में p जरूर आएगा, p का मतलब है dy बाई dx, और जनरल सॉल्यूशन में p नहीं आना चाहिए, सिर्फ एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए इस p को एलिमिनेट करना इंपॉर्टेंट है। तो जनरल सॉल्यूशन से p को एलिमिनेट करने के लिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प लेंगे। इस जनरल सॉल्यूशन और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को एक साथ ऑपरेट करके कोशिश करेंगे p एलिमिनेट हो जाए। अगर p एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो फिर x या y ऑलरेडी p c की फॉर्म में आ चुका है, इसको जनरल सॉल्यूशन में रख के दूसरे वेरिएबल की वैल्यू p c की फॉर्म में फाइंड आउट कर लीजिए, और फिर x और y दोनों को कंबाइन करके p और c की फॉर्म में लिख दीजिए और p इज द पैरामीटर बोल दीजिए, वो आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। Any doubt in this question? Anybody? Any doubt in this question? Are you hearing me? Please respond. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Sir, ठीक है, मैं समझा आवाज चली गई इसलिए मैंने पूछा। Yes, yes. If anybody Sir, has any, yes. first,
सर स्टार्टिंग में क्या बोले सर, उसमें आवाज कट रही थी आपकी, थोड़ा सा बता दीजिए। फर्स्ट मेथड से क्यों नहीं उसको यूज कर सकते सर? फर्स्ट मेथड से इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि मैंने ये बताया कि फर्स्ट मेथड, लास्ट क्लास में आप थे क्या जब मैंने फर्स्ट मेथड पढ़ाया था? यू वर इन द लास्ट क्लास? नो सर। नहीं। देखिए फर्स्ट मेथड से सभी सॉल्व कर सकते हैं। अगर P में 2 डिग्री की इक्वेशन है तो उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में नंबर ऑफ टर्म्स 4 होने चाहिए। P में अगर 3 डिग्री की इक्वेशन है तो नंबर ऑफ टर्म्स 6 होने चाहिए। P में अगर 4 डिग्री की इक्वेशन है तो नंबर ऑफ टर्म्स 8 होने चाहिए। क्यों? क्योंकि P में 2 डिग्री की इक्वेशन है, इससे 2 फैक्टर आपके तभी बनेंगे जब नंबर ऑफ टर्म्स 4 होंगे। P में 3 डिग्री की इक्वेशन है, इससे 3 फैक्टर तभी बनेंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 6 होने चाहिए। क्योंकि 2 डिग्री की इक्वेशन के नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 बनेंगे, 3 डिग्री की इक्वेशन के नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 बनेंगे, 4 डिग्री की इक्वेशन के नंबर ऑफ फैक्टर्स 4 बनेंगे विद रिस्पेक्ट टू P। तो 2 डिग्री की इक्वेशन के 2 डिग्री की P में अगर 2 डिग्री की इक्वेशन है और आपको P के रेस्पेक्ट में 2 फैक्टर बनाने हैं तो उस इक्वेशन में कम से कम 4 टर्म्स होनी चाहिए, जबकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं। अब समझ में आया? इसलिए हम फर्स्ट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। यस सर। ओके, यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस मेथड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व y is equal to 2px plus p raised to the power 4 into x square। कोई मुझे बताएगा कि इसमें फर्स्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? प्लीज टेल मी, एनीबॉडी? यस सर, कर नहीं। सकते हैं। कर सकते हैं फर्स्ट मेथड? नहीं सर, नहीं सर, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्यों नहीं? फैक्टर क्यों नहीं कर सकते? 3 टर्म्स है क्योंकि पावर 3 टर्म। और कितनी होनी चाहिए? 4। हाँ, 4 होनी चाहिए सर। नहीं 4 नहीं। 4। कितनी बार 8 समझाऊं? 8 टर्म्स होनी चाहिए क्योंकि P 4 डिग्री में। यस सर। यस। P 4 डिग्री में है तो 4 फैक्टर बनाने के लिए 8 टर्म्स होनी चाहिए। सिंपल सी बात है ना? तो नहीं हो सकता अप्लाई फर्स्ट मेथड। थर्ड मेथड अप्लाई हो सकता है क्या? इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x। यस सर। नहीं नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक्स कॉमन नहीं है। x कॉमन नहीं आ रहा, ऐसे मत बोलो। x 1 डिग्री में नहीं है, ऐसे बोलो। x 1 डिग्री में है या नहीं है? नहीं है नहीं। सर। नहीं है। देखो x स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ। और y 1 डिग्री में है या नहीं है? यस Yes, सर sir. है, इसको Yes. सेकंड डिग्री से कर सकते हैं। या सेकंड मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, यस सर, यस। आप अपनी कॉपी में लिखना चाहें तो इस हिंट को लिख सकते हैं। सेकंड मेथड आप अपने शॉर्टकट में लिख लीजिए। सेकंड मेथड अप्लाई तभी होगा जब y 1 डिग्री में होगा। थर्ड मेथड में आगे पढ़ाऊंगा, वो तभी अप्लाई होगा जब x 1 डिग्री में होगा। और फर्स्ट मेथड तभी अप्लाई होगा जब जितने डिग्री P में है उतने ही फैक्टर्स बनने चाहिए, और उतने फैक्टर्स बनाने के लिए उसके डबल नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए। ये सब आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, बाद में काम आएगा। ओके, तो देखिए सेकंड मेथड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले y को p और x की फॉर्म में हमने लिख दिया, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया,
तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो गया, उसे हमने p लिख दिया, और राइट साइड में भी हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो जो टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं उन्हें कैंसिल कीजिए और dp बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक्यूमुलेट करके फैक्टर्स बनाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 2p माइनस p तो p हो गया, और बाकी फैक्टर्स बनाइए आप, अगर कोशिश कीजिए बन जाए तो। ये देखिए 2p माइनस p इज p, इसको राइट साइड में लिया है, और बाकी टर्म्स एज इट इज हैं। इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से dp बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, और साथ ही साथ 2x भी कॉमन आ रहा है, आप देख सकते हैं। यस सर। तो अभी तो ऐसे लिखा है, देखो इसमें ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, और ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इन दोनों टर्म से 2x dp बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है। तो आप अपनी कॉपी में अलग से यहाँ लिख लीजिए, देखिए आप खुद कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड टर्म से, यार ये मेरा माउस बहुत फास्ट चल रहा है, 2x, ओहो जस्ट अ सेकेंड, आई एम चेंजिंग माई माउस। यस, तो फर्स्ट और सेकंड टर्म में से आप 2x dp बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो 2x dp बाई डी एक्स ये कॉमन ले लिया फर्स्ट और सेकंड टर्म में से, क्या बचा 1 प्लस 2x कॉमन लिया है तो ये हो गया 2 और x p q। ऐसे थर्ड और फोर्थ टर्म में से p कॉमन आ रहा है, आप देख सकते हैं। थर्ड और फोर्थ टर्म में से p कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 प्लस 2x p q इक्वल टू 0। सही है ना। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है फैक्टर, 1 प्लस 2x p क्यूब कॉमन आ रहा है। तो ये देखिए 1 प्लस 2x p क्यूब फैक्टर कॉमन आ रहा है, और अंदर बचेगा 2x dp बाई डी एक्स प्लस p, 2x dp बाई डी एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0। ऐसे अगर फैक्टर बन जाए तो कोशिश कीजिए बनाने की। लास्ट वाले क्वेश्चन में ऐसा फैक्टर बन नहीं रहा था, इसलिए हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में उसे सॉल्व करना पड़ा। दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। यस सर। अब ध्यान से देखना, जिस फैक्टर में dp बाई डी एक्स नहीं है, जिस फैक्टर में dp बाई डी एक्स नहीं है, वो फैक्टर हमें काम में नहीं लेना है, रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि उस वाले फैक्टर से हमें जनरल सॉल्यूशन नहीं मिलता है, सिंगुलर सॉल्यूशन मिलता है। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो जिस फैक्टर में dp बाई डी एक्स नहीं है, उस फैक्टर को रिजेक्ट कर देना है, उसे यूज नहीं करना है, क्योंकि वो आगे जाके सिंगुलर सॉल्यूशन देता है, जनरल सॉल्यूशन नहीं देता है। सर dp बाई डी एक्स का पावर 1 नहीं होना चाहिए, मतलब p भी तो सिर्फ वही है। p तो dy बाई डी एक्स है बेटा। और dp बाई डी एक्स देखा जाए तो d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया। हाँ, तो आपको वो वाला Yes, sir. फैक्टर रिजेक्ट कर देना है जो dp बाई डी एक्स वाला नहीं है। चलो दूसरा वाला जो फैक्टर है जिसमें dp बाई डी एक्स है, उसे आपको सॉल्व करना है। तो p प्लस 2x dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करना है। आप इसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपने सॉल्व किया और आपको मिला सोल्यूशन p स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन एक्स। लेकिन ये जनरल सोल्यूशन नहीं हो सकता, आपको पता है, क्योंकि इसमें अभी भी p है। p का मतलब dy बाई डी एक्स है। तो इस p को एलिमिनेट करने के लिए हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट यूज करेंगे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी ये वाली, y इज इक्वल टू 2px प्लस p4x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2px
प्लस P4x², ये हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसकी हेल्प से और इस जनरल सॉल्यूशन को आपस में ऑपरेट करके हमें कैसे भी करके P एलिमिनेट करना है। तो देखिए हम P एलिमिनेट इजीली कर सकते हैं। कैसे? P² का वैल्यू C/x है, ये इस जनरल सॉल्यूशन में आप यहाँ डाल सकते हैं P⁴ की जगह, और P² = C/x है, तो P का मतलब √C/x हो गया, वो आप यहाँ डाल सकते हैं। तो इस तरह से एलिमिनेट हो जाएगा, और आप देख सकते हैं इसने ऐसे ही एलिमिनेट किया है। तो सॉल्व करेंगे तो हमें ये सोल्यूशन मिल जाएगा जो हमारा जनरल सोल्यूशन। ओके, तो इस तरह से आपको सॉल्वेबल फॉर P वाला मेथड यूज करना है। कोशिश करना P एलिमिनेट हो जाए, नहीं एलिमिनेट हो रहा है तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आपको x को PC की फॉर्म में लिख देना है, y को PC की फॉर्म में ले आना है, और उनको कंबाइन करके बोल देना है कि दिस इज द जनरल सॉल्यूशन वेयर P इज अ पैरामीटर। ओके, लेट्स मूव। अब हम करते हैं इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x। तो जिसको इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y समझ में आ गई है, वो उसको इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x भी इजीली समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो y के लिए कर रहे थे उसका जस्ट ऑपोजिट x और y को इंटरचेंज करके x के लिए करेंगे। सो थर्ड मेथड इज इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x। ठीक है, ये इसका एल्गोरिदम है, स्टाइल वही है। सबसे पहले आप देखेंगे, ये मैं क्वेश्चन पे आ गया, सॉल्व y² log y = xyp + p²। बताइए क्या इसमें फर्स्ट मेथड अप्लाई होगा, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p? नहीं सर। नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि p में 2 डिग्री है, और अगर 2 फैक्टर बनाने हैं तो कम से कम 4 टर्म्स होने चाहिए। ठीक है, क्या इसमें सेकंड मेथड अप्लाई होगा, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y? नो सर, y²। क्यों नहीं नो होगा? सर, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल। y²। सर y में 2 डिग्री। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें फिर कौन सा मेथड अप्लाई होगा? थर्ड मेथड अप्लाई होगा, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x, क्योंकि x 1 डिग्री में आप देख सकते हैं इजीली, राइट? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो हम सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, कि x को आप yp की फॉर्म में लिखिए। तो यहां से आप x का वैल्यू फाइंड आउट करके इसको yp की फॉर्म में लिख दीजिए। ये x का वैल्यू फाइंड आउट करके हमने yp की फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद में जब इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y होता था तो हम दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, यहां पे हम दोनों तरफ y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो लेफ्ट साइड में हो गया dx/dy, और राइट साइड में भी आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। अच्छे से ध्यान रखना, p कांस्टेंट नहीं है, गलती मत कर देना, p का मतलब dy/dx होता है। तो अगर आप p का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dp/dy बनेगा, है ना, कॉमन सेंस वाली बात है, ध्यान रखना इस चीज का। dx/dy जो लेफ्ट साइड में आ रहा है, जैसे आप dy/dx को p लिखते हो तो dx/dy को आप 1/p लिखोगे,
और राइट साइड को भी थोड़ा सा आप सॉल्व करोगे। ये सॉल्व करना आपके हाथ में, अच्छे से इसको सॉल्व करना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिर जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कीजिए, जैसे 1/p कैंसिल हो रहा है, और बाकी बचे हुए टर्म्स में से dp/dy वाले टर्म्स को अलग कर लीजिए और दूसरे वाले टर्म्स को अलग कर लीजिए। और जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि dp/dy और उस टर्म्स में से ऐसा कॉमन लीजिए जिससे दो फैक्टर कॉमन क्रिएट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे ये dp/dy वाला टर्म है, ये dp/dy वाला टर्म है। इनमें से 1/y dp/dy कॉमन ले लिया तो अंदर ये बचेगा, और बचे हुए टर्म्स में से जब p/y² कॉमन लिया तो ये बचेगा। इसको लेफ्ट में ले आएंगे हम। आप ये कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं, लेफ्ट में ले आना। और कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है, 1 + y² log y। ये स्किप कर दिया। देखिए आपका कॉमन फैक्टर बनेगा 1 + y² log y, और अंदर क्या बचेगा आप लिख सकते हैं, देखिए 1 + y² अच्छे से कैलकुलेशन कर लेना कॉपी में, log y। ये तो कॉमन फैक्टर हो गया, और अंदर बचेगा आपका 1/y dp/dy माइनस p/y² इज इक्वल टू 0। यही होगा। इज इट करेक्ट और नॉट गाइस? प्लीज टेल मी, इज इट करेक्ट और नॉट? करेक्ट सर। ओके। अब मैंने अभी क्या बताया था आपको लास्ट वाले मेथड में, आपको dp/dy या dp/dx वाले टर्म के अलावा, फैक्टर के अलावा जो फैक्टर है उसको आपको डिसगार्ड कर देना है, रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि वो सिंगुलर सोल्यूशन देता है, वो जनरल सोल्यूशन नहीं देता है। तो आपको इस फैक्टर को रिजेक्ट कर देना है और सिर्फ dp/dy वाले फैक्टर को ही सॉल्व करना है। ये लिखा हुआ भी देखो, डिसगार्डिंग द फैक्टर दिस। dp/dy वाले फैक्टर को जब आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा के सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा, जो बहुत ही इजी है सॉल्व करना। और फाइनली वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा के सॉल्व करने पर आपको सोल्यूशन मिलेगा p = cy, where c is an arbitrary constant, no doubt. But in this general solution p is still there, so we have to eliminate p by using the given differential equation. तो बहुत ही आसान है, p = cy है और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी ये वाली है। तो आप चाहें तो p = cy इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, फाइनली आपका जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। सो दिस इज योर जनरल सोल्यूशन। एनी डाउट? सेम है, जैसे इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y था वैसे इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x है। वहाँ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा था, यहाँ y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। वहाँ dp/dx वाले फैक्टर को हमने यूज किया था, यहाँ dp/dy वाले फैक्टर को यूज करना है। दैट्स इट। ओके, वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस मेथड। Solve y is equal to 2px plus yp²। आप इसे फर्स्ट मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज p is in 2 degree and there are 3 terms only, so we cannot create 2 factors. For creating 2 factors, we should have at least 4 terms. So first method will not apply. Second method, equation solvable for y, yes. This question can be solved by using second method because y is of 1 degree, obviously. Third method we can apply as well because x is of 1 degree as well, so we are applying third method. So the first step is to create or to evaluate x in terms of p and y. x का वैल्यू p और y के टर्म्स में लिख दिया। Then differentiate both the sides with respect to y. Differentiate both the sides with respect to y.
put dx by dy in put dx by dy as 1 upon p in left hand side and solve other terms as well. Accumulate the terms containing dp by dy वाले टर्म्स को accumulate कीजिए और बाकी टर्म्स में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो आपका ये बनेगा. ये कैलकुलेशन आपको ही करनी है, मैं नहीं करूंगा, कर सकते हैं, इजी कैलकुलेशन. अब आप देख सकते हैं कॉमन फैक्टर बन रहा है 1 अपॉन p प्लस p. सो कॉमन फैक्टर इज 1 अपॉन p प्लस p. 1 अपॉन p प्लस p. जैसे आप 1 अपॉन p प्लस p को 1 प्लस p स्क्वायर अपॉन p भी लिख सकते हैं एलसीएम लेके. सो दिस इज कॉमन फैक्टर 1 प्लस p स्क्वायर अपॉन p और ये दूसरा वाला फैक्टर. dp बाई dy के अलावा जो फैक्टर है उसे हम रिजेक्ट कर देंगे और dp बाई dy वाले फैक्टर को हमें सॉल्व करना है, जो बहुत ही इजीली वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा के सॉल्व हो जाएगा और वहां से हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट और p के फॉर्म में एक जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा. बट इन जनरल सॉल्यूशन देयर शुड नॉट बी p, so we have to eliminate this p by using the given equation first and this equation. तो सिंपल है, आप p का वैल्यू c अपॉन y उस डिफरेंशियल इक्वेशन में रख दीजिए, आपको जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा विच इज फ्री फ्रॉम p. Any doubt in this question? Guys, anybody has any doubt? नो सर. कैलकुलेशन वाला पार्ट तो जब आप कॉपी में सॉल्व करोगे तभी कर पाओगे, और कैलकुलेशन बहुत टफ नहीं है, आराम से हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं. एनीवेज these three methods are for solving these kind of equations of first order and higher degree. अब एक फोर्थ मेथड हमारा बचा है, उसे कहते हैं क्लेरोफॉर्म. वो हम नो डाउट नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आज की क्लास में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. Okay guys, if you don't have any doubt, then I think we should leave the class. So thank you very much all of you, and Thank you, sir. and take care, take care of all of you. Be healthy and be hygienic. अच्छा खाना खाइए, अच्छे से सोइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए. Thank you. Have a good day. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर. Thank you. Thank you. Thank you, sir.